धनिया की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, यानी जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, उनको धनिया नहीं देना चाहिए, रियल में धनिया नहीं देना चाहिए। हाइपो में धनिया देंगे तो उसको दिक्कत पहुंचती है, या शरीर सही से काम नहीं करती थी, हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाती थी, हार्मोन इनबैलेंस हो जाता था, शरीर फिजिकल वर्क नहीं कर पाते थे, तो उन लोगों को होता था। लेकिन आज 5 साल की बच्ची को भी थायराइड हो रहा है। तो ये अभी नहीं कह सकते हैं कि किस उम्र का, अब सभी उम्र को थायराइड होगा, किसी को भी हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार जी से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। चलिए, आपको भी बहुत ज्यादा स्वागत है और मैं सभी को अभिनंदन वंदना साधुवाद करता हूं, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, थैंक यू। डॉक्टर पंकज, आपको इस फील्ड में कितने सालों का अनुभव है? देखिए, इस फील्ड में देखा जाए तो कम से कम 20 साल का मेरा अनुभव है, लेकिन पूरी एक्सपीरियंस की बात करें तो करीब 15 साल से मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, ताकि मैं लगातार काम वर्क कर रहा हूं, है ना। अभी तो पहले मैं फिजिकल केवल करता था काम, अभी तो मैं फिजिकल और ऑनलाइन दोनों काम कर रहा हूं, तो मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है इसमें आयुर्वेद में। आपके पास कई तरीके के पेशेंट आते होंगे, तो उनमें थायराइड के भी पेशेंट आते होंगे, तो क्या थायराइड आखिर है क्या, कौन सी बीमारी है, ये क्यों होती है? और रियल बहुत ग्रेट क्वेश्चन आपने पूछे कि थायराइड है क्या। थायराइड को पहले जानते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और थायराइड ठीक भी हो रहा है। बहुत लोगों का थायराइड मैंने ठीक किया हूँ, सैकड़ों पेशेंट का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं बेसिक रूप से कि एक साधारण व्यक्ति भी जान पाए, एक साधारण गृहिणी, क्योंकि ज्यादा औरतों को थायराइड होती है फीमेल को, तो वो कैसे जान पाएंगे कि हमको थायराइड, हम कैसे इससे निकले बाहर। तो थायराइड एक ग्रंथि है, थायराइड एक ग्रंथि है जो तितली के आकार के रहता है, और इसे मेडिकल भाषा में हम ये बोलते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि है ये इंडोक्राइन ग्रंथि होती है। जैसे हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, एक इंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है और एक मिक्स ग्रंथि। मिक्स में होती है कि वो इंडोक्राइन का भी काम करता है, एक्सोक्राइन का। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि इसका हार्मोन, यानी कोई भी चीज सिक्रेट जब होता है, सिक्रेशन होती है तो डायरेक्ट ब्लड में मिलती है, उसी को इंडोक्राइन कहते हैं। और जिसकी सिक्रेशन बाहर निकलती है, जैसे एंजाइम फ्लो वगैरह कर रहा है पैनक्रियाज मिस ग्रंथि में आता है। तो थायराइड जो है सो इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये थायराइड काम करती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे वसा खाते हैं, प्रोटीन, ये सब का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ऊर्जा में चेंज करता है थायराइड। अब थायराइड में ये आता है कि हमारा, जैसे देखिए गले के पास देख रहे हैं, यहाँ पे T3 T4 होते हैं, और एक इसके ऊपर यानी आपके दिमाग में एक हाइपोथैलेमस होती है। वो क्या करती है, वो ग्लैंड या एक हार्मोन वो सिक्रेशन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि TSH को निकालती है, यानी TSH जो है से हमारा T4 और T3, यानी T4 और T3 का जो सिक्रेशन होता है उसका एक तरह से वो रेगुलेटर की काम करती है। जैसे फैन में होता है ना, उसी टाइप से TSH काम करती है। अगर हमारा T3 T4 की अगर ज्यादा निकासी हो रही है तो TSH क्या होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है रेगुलेटर हाई करने का, ठीक है। लेकिन अगर मेरा T3 T4 कम होने लगता है तो TSH बढ़ने लगता है, TSH हाई हो जाता है, रेगुलेटर बढ़ने लगती है। ये है मैकेनिज्म इसका। अब यहाँ पे हम देखेंगे थायराइड को कि जब, क्योंकि लोगों को अक्सर देखते हैं कि 2 तरह के थायराइड होते हैं, एक होते हैं हाइपो, जिसमें शरीर देखते हैं अक्सर लोगों को फूलती है हाइपो में, और एक आता है हाइपर, यानी चीजें पतली होने लगती है। तो जब ये देखा गया है कि T4, हमारा T4 मुख्यतः अगर उसकी सेक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में T3, ये दोनों का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगी, और TSH की लेवल अगर कम होती है तो उसको बोलते हैं कि हाइपरथायराइड हो गया, जिसमें शरीर सूखने लगती है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। खास करके हमारा केटाबॉलिज्म, यानी शरीर का पोषण नहीं हो पाता, चीजें निकलते जाती है, अब खा रहे हो सब चीज निकल रही है, क्षयात्मक हो जाता है। तो वहां पे अक्सर देखा गया है कि पित्त और वात की वृद्धि हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में पित्त और वात, जब पित्त और वात
जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट हो जाती है कि चीजें निकल जाती है, तो वो हाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो रोगी पतला होता जाएगा, कुछ भी खाएगा उसके शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि वायु इतना तेज है कि चीजों को टिकने नहीं देती है, शरीर से बाहर निकलती है। दूसरा अपोजिट में देखा जाए हाइपो, जहाँ पे टीएसएच लेवल बढ़ता है, यानी हम रिपोर्ट में भी देखते हैं कि टीएसएच जिनका ज्यादा बढ़ रहा है, टीएसएच का जो रेंज होता है 0.4 से 4 तक होता है, अगर इससे रेंज 6, 7, 8, 10, 12 जितना बढ़ रहा है तो समझिए कि वो हाइपो में चेंज होगा। यानी वो टीएसएच जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ रहा है और T3 T4 इसको नहीं ले पा रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं कफ की वृद्धि हो गई। जो कफ बढ़ती है तो क्या करती है कि ब्लॉक एरिया बनाती है, यानी ब्लॉकेज बनती है, चीजें ठक जाती है, तो वहां पे T3 T4 के पास टीएसएच आती ही नहीं है और वो डायरेक्ट ब्लड में घुलते जाती है। जो हम चेक कराते हैं तो टीएसएच हाई बताता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपो, यानी जहां पे टीएसएच आपका हाई रहेगा वो हाइपो होगा, और जहां पे T3 T4 हाई रहेगा तो वो हाइपर में कन्वर्ट होता है। अब ये दोनों के कुछ समान लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं कि जैसे घबराहट होती है, घबराहट होगा, जिनको हाइपर होता है उनको घबराहट होगा, चिड़चिड़ापन होगा, इसके अधिक पसीना आएगा, आंखों में कंपन होगा, गर्मी के प्रति संवेदना उनका ज्यादा बढ़ता है, यानी गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होती है, बाल भी उनके झड़ते पतला होते हैं, अनिद्रा हो जाती है, उनकी नींद की कमी हो जाती है, जिनको हाइपरथायराइड है खास करके मांसपेशियों में खिंचाव होती है, तनाव होती है, शरीर की वजन दिन प्रतिदिन घटते जाती है, और लोग उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत खाते हैं, भूख भी लगती है, लेकिन चीजें बढ़ती नहीं है, यानी वहां पे एनाबोलिज्म स्लो हो गया, एनाबोलिज्म स्लो है, और केटाबोलिज्म यानी वो ऊर्जा में तोड़ रहा है, चीजों को निकाल रही है, तो उसमें पेशेंट दिन प्रतिदिन सूखते रहता है इनको। इसके बाद ये महिलाओं के मासिक भी अनियमित हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाती है, यानी हड्डियों में समझिए कि होल भी होने लगती है, वो हड्डियां कमजोर भी होने लगता है, तो ये आपका हाइपर पे होगा। जस्ट इसका अपोजिट हाइपो में देखते क्या होते हैं कि लोगों का जो धड़कन होता है ना, उनकी धड़कन स्लो होने लगती है, जब वो जब सोते हैं यानी कुछ भी करते हैं तो उनकी लगता है कि धड़कन मेरी चल नहीं रही है, अचानक वो परेशान हो जाते हैं। नींद इनको ज्यादा आता है, हाइपर में नींद ज्यादा होता है, हाइपो में हाइपर में नींद कम आती है और हाइपो में नींद ज्यादा आता है। हमेशा पेशेंट बोलेगा थकान है, सोने का मन, रात भर सोया फिर भी सुबह सोएंगे, यानी वो जान, और उनकी शरीर थोड़ी सी फैलेगी, मोटा होने लगती है, वजन बढ़ने लगती है। यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है आपका स्लो हो जाता है, खास करके यहाँ पे केटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और एनाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में शरीर केवल फूलने लगता है। इसके बाद इनको सर्दी के प्रति ज्यादा संवेदन होते हैं, यानी सर्दी इनको ज्यादा लगती है, जो मोटे व्यक्ति रहेंगे जो हाइपोथायराइड के हैं, और इनके बार बार गले में कफ भी रहते हैं, यानी कफ की जाति ज्यादा रहती है, जहाँ कफ होती है वहां पे क्या होती है, ठंडा होता है। तो ये, और इसके बाद इनको पसीने की कमी हो गई, इसके बाद इनको त्वचा में रूखापन होगा, ड्राइनेस आने लगती है, खुजली होती है, बार बार उनको गंडूस खुजली की भी शिकायत रहेगी, बाल भी इनकी भी बाल अधिक झड़ती है, तो मेरा कहना है, और इनको कब्ज भी रहती है। तो कुल मिलाकर के कुछ कुछ सिम्टम हाइपर से मिलती है, लेकिन जो मुख्य है कि इनकी वजन अक्सर बढ़ेगी हाइपो वाला के, और हाइपर में वजन कमने लगती है, वो सूखने लगते हैं, तो ये दो मुख्य रूप से चलता है। अब देखिए हमारा T3 T4 तो निकलती ही है थायराइड में, एक कैल्सिटोनिन भी होता है जो कैल्शियम को वो पूरी तरह से मेंटेन करता है आपकी हड्डियों में। तो ऐसा देखा गया है कि जिनको हाइपर होती है ना, उनकी कैल्सिटोनिन की भी दिक्कत हो जाती है और उनकी हड्डियां इसीलिए वीक पड़ने लगती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है, वो भी एक्टिव हो जाती है। जब वो होती है तो क्या करती है, वो हड्डियों से मिनरल्स को निकालना चालू करती है और ब्लड में डालने लगती है, यानी हाइपर वाले जो होते हैं वो एसिडिक भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वैसे स्थिति में अक्सर देखा गया है कि उनकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। तो ये दोनों कहानी है आपका हाइपर और हाइपो का। अब इसमें बहुत कुछ, इसका रूट ऑफ कॉज देखते हैं कि सबसे बड़ी कारण क्या है थायराइड होने का, क्योंकि आज से 50 साल 100 साल पीछे बैक अगर जाते हैं
तो लोगों को थायराइड नहीं होती थी। उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि लोग मेहनत करते थे, स्ट्रेस कम थी, फिजिकल वर्क ज्यादा था, तनाव कम था। आज क्या स्थिति हो रही है कि हम टारगेट काम कर रहे हैं कि आज मुझे टारगेट है भाई वीडियोस बनाना, तमाम चीजें लोगों को एक टारगेट हो गई, इतना देर में हमें ऑफिस पहुंचना है या मेरा ये काम नहीं हुआ, क्योंकि लोग फिजिकल मेंटेन से ज्यादा फिजिकल तो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है। और देखते हैं उन औरत में थायराइड बहुत जल्दी होता है जिनको मेंटली प्रेशर ज्यादा है। अक्सर देखें मजदूर किसान लोग हैं, उनको थायराइड बहुत कम होता है क्योंकि उनको मेंटली प्रेशर कम होता है। तो एक पहला है कि टारगेट बेस्ड काम करना। दूसरी चीज क्या है कि टेम्परेचर चेंजिंग होना। जैसे जो लोग ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं या जो लोग गर्म, जैसे इंडिया में बहुत लोग रहते थे महिलाएं, और जो विदेश से चले गए उनको थायराइड ज्यादा देखने को मिल रहा है अक्सर लोग, क्योंकि उनका टेम्परेचर कहीं ना कहीं चेंज हो गई। और खास करके महिलाओं जो विदेश में रहते हैं उनको हाइपोथायराइड ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा है तो उनको हाइपो अक्सर देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके रहन सहन, यानी आप अच्छे से आहार विहार नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से आप उठ नहीं रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। बहुत सारे केमिकल चीजों को जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, थैलेमस भी डिस्टर्ब हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो टीएसएच को निकालती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं वो उग्र होकर ज्यादा निकालने लगती है, और हमारा T3 T4 बैलेंस नहीं हो पाती है तो थायराइड हो जाती है। तो मुख्यतः ये देखा जाता है कि महिलाओं में खास करके थायराइड होने का कारण भी एक बड़ा है हार्मोन इनबैलेंस्ड हो जाना। देखते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी का टाइम होता है उनको देखते हैं कि अक्सर थायराइड आ जाती है कि भाई इनको थायराइड है, लोग दवाइयां खाने लगते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी अगर अच्छे से लाइफ स्टाइल करें, नित्य सवेरे उठना, सही टाइम से सही मात्रा से पानी पीना, शरीर को देना, कुछ एक्सरसाइज जरूरी करना है ना। खास करके बहुत सारे एक्सरसाइज हम बता सकते हैं जिससे थायराइड में बहुत अच्छा उज्जय प्राणायाम करते हैं लोग। ओम का उच्चारण कीजिए, ये भी बहुत बेनिफिशियल हो, क्योंकि ये स्टिमुलेट होने लगता है, एक्टिव हो जाता है पूरी तरह से। नहीं तो क्या होता है, अक्सर लोगों की चीजें रुक जाती है, तो सब चीज क्या होती है, ब्लॉक बन जाती है। तो थायराइड की सिक्रेशन आ रही है, जा रही है, लेकिन ब्लॉक बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर में जाकर के ऊर्जा का संचार नहीं कर पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने फिजिकल एक्टिविटीज को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा, खाने के साथ साथ, डाइट के साथ साथ। तनाव को कम करना होगा, जहां तक हो कि तनाव को कम करें, पहला टारगेट तनाव को ही लेंगे। तो इस टाइप से तनाव हो गया, फिजिकल वर्क हो गया, अच्छी नींद लेनी चाहिए, नींद भी अच्छी लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग को अब कहना रहेगा थायराइड पेशेंट को कि सर हम तो इतना सोते हैं कि फिर भी लगता है कि सो ही रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको हाइपोथायराइड है और उनको अपनी थायराइड पे काम करने की जरूरत है। अब मैं कुछ स्पेशल दवाई भी बता देता हूँ थायराइड जो बहुत अच्छा काम करेगा। स्पेशल इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि धनिया खा लो, तमाम चीज अपना अपना फार्मूला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धनिया की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, यानी जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, उनको धनिया नहीं देना चाहिए, रियल में धनिया नहीं देना चाहिए। हाइपो में धनिया देंगे तो उसको दिक्कत पहुंचती है, यानी जहां पे टीएसएच लेवल हाई हो रहा है, हमारे दिमाग में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हमारे माइंड में क्या होती है, कफ होती है, बचपन से भी होते तो कफ होता है। जिनको कफ की बीमारी है, इसके जिनका टीएसएच बढ़ रहा है, कफ है, तो वैसे स्थिति में धनिया नहीं दिया जाता। धनिया देंगे तो चीजें और बढ़ेगी, उनकी शरीर और फूल जाएगी, तो ये गलती ना करें। दूसरी चीज क्या है कि जिनका T3, खास करके T3 ज्यादा बढ़ रही है, तो समझिए कि उनका वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी उनके हार्ट पे काम करने की जरूरत है, यानी बात पे काम करने की जरूरत है, तो उनकी थायराइड ठीक होगी। जिनका T4 ज्यादा बढ़ रहा है, इसके मतलब कि लीवर ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, तो वहां पे T4 को कम करने की जरूरत है, यानी लीवर पे काम करने की जरूरत है। अगर T4 कम हो गया तो लीवर को तेज कर दीजिए, T4 बैलेंस हो जाएगा। अगर T4 आपका बढ़ गया तो लीवर को स्लो कर दीजिए, चीजें ठीक हो जाती है। अब अक्सर अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो हाइपोथायराइड में ये आएगी रिपोर्ट में कि टीएसएच आपका बढ़ा हुआ है और T4 कम है। टीएसएच बढ़ा हुआ है, T4 कम है, तो समझिए कि उसको हाइपोथायराइड होती है। और दूसरा चीज देखा जाता है कि जिनका टीएसएच बढ़ा हुआ है और T4 कम है और साथ में T3 भी इन्वॉल्व हो गई, तो ऑटो इम्यून हो गया उनको, यानी कुछ अलग क्लिनिकल चीजें उनके अंदर चल रहा है।
तो ये विशेष ट्रीटमेंट हो जाती है ऐसे स्थिति में। ऐसे बाद फिर और देखते हैं कि थायराइड में कुछ लोग को सिस्ट वगैरह बन जाते हैं, रसौलियां बन जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में रसौलियां बन जाते हैं। तो वैसे वो क्या होती है, पूरी तरह से क्लिनिकल हो जाता है। वो हम किसी एक धनिया और जीरा पे काम नहीं कर सकते हैं, पूरी विशेषज्ञ के देख देख में ही कर सकते हैं। तो इस टाइप से थायराइड के बहुत सारे रूप आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन चेंज हुआ होगा, तो उससे भी आप तत्काल के लिए आता है, लेकिन वो चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जाने नहीं देते, हम तुरंत दवाइयों पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए। पहले देखना चाहिए, 1 से 2 महीना हमें वाच करना चाहिए कि हम क्या गलती किए कि मुझे थायराइड होगा। उन चीजों को जैसे ही हम हटाएंगे तो आप इसके बाद रिपोर्ट कराइए। अगर नहीं ठीक होता तो आप मेडिसिन पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस थायराइड हो गया, डॉक्टर ने लिख दिया थायराइड है, ऐसा नहीं थायराइड हो गया तुरंत आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें डर करके कहीं भी तुरंत मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए। ये हम पहला गलती करते हैं, क्योंकि जैसे मेडिसिन पे जाएंगे तो एक जाल में फंस जाते हैं, एक ट्रैक में फंस जाते हैं, और वहां से निकलना फिर आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले बात कीजिए, मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और ऐसे वंदना जी, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि थायराइड के कैसा भी पेशेंट मेरे पास आए, रियल में मैं ठीक करके दिखाऊंगा। क्योंकि थायराइड की जो पूरी सिस्टम है, जो उसकी मैकेनिज्म है, जो उसकी केमिस्ट्री है, उसे समझना बहुत जरूरी है कि थायराइड कहाँ से होते हैं। बताइए ना, बात पित्त कब पे सेट हो गया, आपका T3 बढ़ रहा है तो हम वायु पे काम करेंगे, यानी हार्ट पे काम करेंगे, T3 ठीक हो गया। TSH बढ़ रहा है तो हम कफ पे काम करेंगे, कफ को कम कर देंगे, TSH बैलेंस हो जाएगा, TSH कम हो जाएगा और T4 बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर तेज हो गया। केवल लीवर को तेज कर दीजिए, T3 T4 का रिजल्ट आ जाता है। तो बस इतना आसान है, इतना आसान है ट्रीटमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं कि बार बार एक ही चीज को हमेशा आजमाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट की कुछ फार्मूला बता देता हूँ जो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले जिनको थायराइड है, इसमें अखरोट का तेल लगाइए, बहुत अच्छा अखरोट का तेल लगाइए, हल्का गुनगुना करके तेल लगाइए। और व्हाइट प्याज अगर है, ऐसे नॉर्मल प्याज भी चलेगा, उसको थोड़ा सा चाकू से इस तरह से रब कर दिए ताकि उसमें से कुछ रस निकलना चालू हो जाए। और हल्का उसको गर्म कीजिए, हल्का हल्का तावे पे सेक करके, और धीरे धीरे से मसाज कीजिए। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। जिनका T3 T4 खास करके दिक्कत हो रही है, कम हो रही है, उनके लिए काम बहुत अच्छा करेगा। इसके बाद आप अखरोट को चूस चूस के खाइए। अखरोट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा और इस पे भी काम करेगा। तो ये दूसरा प्रयोग कीजिए। तीसरा प्रयोग कर सकते हैं, मुलेठी बहुत अच्छा होती है। मुलेठी को लेना है और उसको थोड़ा सा टुकड़ा बना के उसको चूसेंगे। चूस करके खाना इसलिए कर रहे हैं कि हमको इस पे काम करना है, केवल पेट पे काम नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि भाई दवाइयां लेते हैं, खा जाते हैं। भाई इसको स्टिमुलेट करना, इस पे काम करना। तो जब जो चूसेंगे तो लार से हमेशा धीरे धीरे जब जाएगी तो इसको क्या करेगी, काम करेगी। जैसे मुलेठी है, आपने फाक लिया, पानी पी लिया, ये इतना इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर हम जो चूसने लगेंगे तो ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये करना है। इसके बाद मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अपने नाक में आप अखरोट का तेल डालिए, 4 से 5 बूंद अखरोट का तेल नाकों में डालिए। उससे क्या होगा, आपका जो TSH है वो बैलेंस होने लगता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सही होने लगते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर सिस्ट भी बन रहे हैं तो वो भी ठीक होने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है। और अगर किन्हीं का देखा जाता है कि TSH क्या हो रही है, लो हो रही है, यानी कम हो रहा है, और T4 बढ़ रही है, तो वैसे स्थिति में नाक में घी डालिए। घी डालेंगे, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं TSH को एक बैलेंस पे लेके आ जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, पिट्यूटरी पे बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जहां पे पित्त बढ़ा हुआ है, यानी नाकों में घी उनको डालने के लिए कहिए कि जो लोग हाइपरथायराइड के हैं, जिनके शरीर सूखती है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ये प्लान है। अब मैं एक और बहुत अच्छा दवाई बता रहा हूँ, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी एक बहुत बड़ी दवा होती है थायराइड के लिए। खास करके शंख पुष्पी में मैं ऐसा गुण देखा हूं कि हाइपोथैलेमस, जहां पे बड़े बड़े माने दवाइयां नहीं काम करती है, मेडिसिन एक भी नहीं बनाई गई है आपके इंडिया के अंदर जो काम करे, तो वहां पे शंख पुष्पी 2 ग्राम की मात्रा में 1.5 कप पानी में उबाल के उसको हाफ कप करके सुबह शाम अगर पीते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है। आपके पिट्यूटरी पे भी बहुत अच्छा काम करेगी, हाइपोथैलेमस पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है। इसके बाद एक और हम फार्मूला बता देते हैं, वो बहुत अच्छा इफेक्टिव है, सब लोग बना सकते हैं। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी, उस्तु खदूस,
सब बराबर मात्रा में लेना है। अब मंडूक पर्णी और अश्वगंधा, ये 6 चीज, इनको बराबर मात्रा यानी 20-20 ग्राम ले लीजिए। ये चूर्ण हो गया, इसको ज्यादा नहीं खाना, दो दो चुटकी सुबह दोपहर शाम आप लीजिए। उनके बहुत अच्छा काम करेगा, खास करके जहां पे टीएसएच लेवल गड़बड़ है, जहां पे ब्रेन के अंदर दिक्कत है, तो यहाँ पे इस दवाइयों को लीजिए। इसके बाद इसके लिए खास करके एक दवा बता रहा हूं जो बहुत अच्छा काम करेगा। आप कचनार सब लोग थोड़ा सा गूगल भी सर्च कर लेंगे। कचनार की छाल 50 ग्राम, बरून की छाल 50 ग्राम और पीपल की छाल वो 50 ग्राम ले लेंगे। इसके बाद आप इसमें डालेंगे मुलेठी, 20 ग्राम इसमें मुलेठी डाल देंगे और 50 ग्राम मुनक्का आता है, आराम से आप इसको मुनक्का डाल दीजिए और 20 ग्राम इसमें हल्दी और इनको चूरन बना लीजिए, एक तरह से दरदरा कूट लीजिए। 5 से 6 ग्राम को 2 से 3 कप पानी में उबाल करके हाफ या 1 कप करके हल्का गुनगुना इसको पीजिए। ये आपके लिए थायराइड पे, इस पे बहुत अच्छा काम करता है, बहुत इफेक्टिव चीज है। तो हम ऐसे दवाइयों को इस्तेमाल करके थायराइड से बच सकते हैं। एक चूर्ण बता देता हूँ, आसानी से बन जाएगा, घरेलू बता रहा हूँ, है ना। तो अक्सर आप सुनते होंगे त्रिकटु को लोग इस्तेमाल करते हैं। त्रिकटु करती क्या है, जिसमें सोंठ है, काली मिर्च है और पिपली है। ये क्या करती है कि हीट को बढ़ाती है, लीवर को खोलती है, यानी T4P इसका सबसे बड़ा यूज है। T4P और TSH दोनों पे काम करेगी, क्योंकि कफ को कम कर देती है, क्योंकि इसमें पित्त गुण है। तो यहाँ पे एक हम चूर्ण बताते हैं जो शहद के साथ चाटनी है, घर में बन जाएगी। वो क्या है, 5 ग्राम तेज पत्ता बोली लेने के लिए। इसके बाद 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम सौंठी, 5 ग्राम पीपली, 5 ग्राम पीपला मूल और इसमें 10 सिंधव नमक, 10 ग्राम काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ये दोनों अलग चूर्ण बना के रख लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नमक वैसा पसंद नहीं होता, तो अलग से दोनों को 10-10 ग्राम मिक्स करके आप रख लीजिए, काला नमक और सिंधा नमक अलग। और जो अभी चूर्ण बताए जिसमें पिपली, काली मिर्च, पिपला मूल, इसके बाद तेज पत्ता, उसमें फिर 10 ग्राम अजवाइन डाल दीजिए, 10 ग्राम उसमें कलौंजी डाल दीजिए और 10 ग्राम आपको डालना होगा मेथी। मेथी क्या करती है कि हार्मोन पे सबसे बड़ा दवाई है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दवा मेथी को कह सकते हैं, क्योंकि मेथी क्या करती है, ऑल ओवर जो भी हार्मोन सिक्रेशन करने वाले ग्लैंड है उन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो मेथी भी 10 ग्राम। इनको सबको क्या करना है, वो बना लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए और चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, एक कांच के बोतल में रख लीजिए। जब भी आपको खाना है सुबह शाम, तो क्या करें कि हाफ चम्मच शहद ले और 2 चुटकी इसको डाल करके मिक्स कर लीजिए बढ़िया से, और इसको चाट के खाना। कैसे खाना है, चाट के, ये नहीं कि लिए और खा गए, तो नहीं काम होगा, वर्क नहीं होगा। दवाइयां भी खा रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आएगा, लेकिन चाट के खाएंगे तो ये बहुत ही बेजोड़ काम करती है, खास करके जिनको कफ बढ़ता है और उससे जो हाइपोथायराइड है, इस पे बहुत अच्छा। अब मैं हाइपर के लिए रिजल्ट बताता हूँ, ये सब तो हाइपर के लिए मैंने बताया। अब हाइपर के लिए एक स्पेशल बताते हूँ, जो ब्राह्मणी संपुष्पिला बताया वो हाइपर हाइपो दोनों ले सकते हैं, क्योंकि माइंड पे काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है। हाइपर थायराइड वाले को धनिया लेना चाहिए, वो धनिया ले लेंगे, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम छोटी इलायची 25 ग्राम ले लेंगे और 50 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियां ले लेंगे और 50 ग्राम गुड़हल के फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियां के पाउडर ले लेंगे। इन सभी को बढ़िया से बना करके रख लें। अब करना क्या है कि मिश्री के साथ खाना है, शहद के साथ नहीं लेना। हाइपर वाले को शहद नहीं दीजिए, है ना। तो मिश्री क्या करने, आप एक काम कीजिए कि 5 ग्राम को पाउडर, अगर पाउडर फाक सकते हैं तो फाके, नहीं तो उसको उबाल लीजिए पानी में, 2 से 3 कप पानी में उबाल के 1 कप बना लीजिए। मिश्री से मीठा करके सुबह और दोपहर को लेना है, शाम को एक काढ़ा को नहीं लेना। तो हाइपो वाले को बहुत ही फायदा होगा। और हाइपो वाले को मैं ये बोलूंगा, उनको ताकत के लिए दूध का भी प्रयोग करें, दूध पनीर वगैरह जितना पचता है वो लें, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन हाइपर वाले लेंगे, हाइपो वाला वो पनीर ये सब का प्रयोग ना करें, क्योंकि उनके शरीर ऑलरेडी फूल रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म पहले से लो है, तो और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा तो बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें हाइपो और हाइपर देख करके अगर इलाज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हमसे वो मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इनके लिए स्पेशल में इलाज दे सकता हूँ।
थैंक यू। तो ये इलाज की तरीका होगा, है ना। स्पेशली फार्मूला जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को थायराइड ठीक कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि थायराइड में करना क्या है। ये बहुत बेसिक है। हाँ, डाइट की बात बोलता हूँ, ये तो दवाई है। डाइट में क्या करना है कि सुबह जिनको भी थायराइड है उनको 2 सेब खिलाइए, 7 से 8 के बीच 2 सेब को कटिंग करके, छिलका नहीं उतारेंगे, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है, सेब को काट काट के खाएंगे पहला नाश्ता में। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और दोपहर में अगर मान लीजिए कि वो 1 बजे खाना खाते हैं तो 12 बजे एक सलाद दीजिए। सलाद में कुछ नहीं देना, एक गाजर, एक खीरा दे सकते हैं, एक खीरा, एक छोटा खीरा, एक गाजर, एक चुकंदर को काटें, इतना साइज का, बहुत बड़ा चुकंदर नहीं होना चाहिए, वो काट लें। और 2 टमाटर, इसको बढ़िया से कटिंग करके, और इसमें थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट और एक हरी मिर्च, बस इस्तेमाल करके खाना से 1 घंटा पहले खाना है। बस इसको खाएंगे, उससे इनको न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोटा बढ़ जाएगा, शरीर में मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगी, अच्छा काम करेगा। कुछ भी प्रोटीन डाइट वगैरह लेंगे वो पचने लगेगा, क्योंकि एक अच्छा एंजाइम भी बन जाती है। तो इस टाइप से वो सलाद का इसी टाइम में लेंगे, यानी 12 और 1 के बीच, क्योंकि हीट उस समय ज्यादा रहता है, टेम्परेचर, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इस टाइम में लेने में। सुबह नहीं लेंगे, सुबह बस 2 सेब खा सकते, बिल्कुल। हाँ, ज्यादा उनको दिक्कत होता है सलाद ऐसे लेने में, तो सलाद में वो क्या कर सकते हैं कि त्रिकटु डाल सकते हैं, जिसमें काली मिर्च, सोंठ और पिपली, इसकी चूर्ण 1-2 चुटकी डाल करके वो खा सकते हैं। इतना कर सकते हैं। वो भी कौन? हाइपोथायराइड बना। हाइपर वाले को मिर्च और तीखी चीज को देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस टाइप से सैलेड ले लेंगे, है ना। और शाम को कुछ ग्रीन लीव्स की हरी पत्तियां, पुदीना वगैरह बहुत सी है, सहजन है, इनकी सभी को बॉइल्ड करके एक सूप जैसा बना लीजिए, और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल करके, काला नमक वगैरह डाल करके आराम से उसको पीजिए। हल्का उसमें सरसों का तेल मिक्स कर दीजिए, है ना, बनाने के बाद, और इसको सूप के रूप में लीजिए। बाकी एक्सरसाइज भी कीजिए, आप पूरे ब्रेन को फ्रेश करके रखिए। और जो मेडिसिन बताया 100%, अगर वो 21 दिन काम करते हैं, आपको रिजल्ट देना ही देना, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको रिजल्ट ना। थैंक यू। डॉक्टर पंकज, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या ये एक पैतृक बीमारी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि थायराइड, देखिए कुछ पैतृक हो रही है, क्योंकि होता क्या है पैतृक में कि जैसे माँ आपकी जिस टाइप से रही, जिस लाइफ स्टाइल से रही, जैसा लिविंग था, वैसा आपने भी चालू कर दिया। आप उनके तरह खाना लगे, सोने लगे। तो जानते हैं कि 2 लोग एक जैसा काम करते हैं तो एक जैसा ही सिम्टम आएगा। एक को लूज मोशन होता है तो दूसरों को चालू रहता है। तो इस टाइप से बीमारियां आती है खास करके, क्योंकि पैतृक में अधिकतर देखते हैं कि मर्दों को थायराइड बहुत कम होता है, नॉर्मली होता है। तो ये दोनों को जब कंबाइंड होता है, जैसे खास करके डायबिटीज में देखते हैं कि मर्द और औरत दोनों का हो गया, तो उनके बच्चे होते हैं तो उनको डायबिटीज होने का केसेस बढ़ जाता है, कम से कम चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन थायराइड में ऐसा नहीं है। थायराइड में अगर लाइफ स्टाइल अच्छा से करते हैं तो वो मेंटेन हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस उम्र में ज्यादा होता है ये, या किसी भी उम्र में हो सकता है? हाँ, ऑल ओवर बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, आज ऐसे तो उम्र होता था कि लोग जब मोनोपॉज वगैरह हो जाते थे, शरीर सही से काम नहीं करती थी, हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाती थी, हार्मोन इनबैलेंस हो जाता था, शरीर फिजिकल वर्क नहीं कर पाते थे, तो उन लोगों को होता था। लेकिन आज 5 साल की बच्ची को भी थायराइड हो रहा है। तो ये अभी नहीं कह सकते हैं कि किस उम्र का, अब सभी उम्र को थायराइड होगा, किसी को भी हो सकता। डॉक्टर पंकज, हमारे कई दर्शक आपसे सीधी बात करना चाहते हैं, उनके लिए आप अपना फोन नंबर जरूर बताएं। हाँ, देखिए, अगर सीधी बात करना चाहते हैं तो मेरा एक नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 6204137074। इस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में बात हो जाएगी, और थायराइड की विशेष बहुत जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपके चैनल पे आकर के मैं भी बहुत अच्छा रियलाइज करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस टाइप से और वीडियो बनाइए ताकि लोगों को फायदा हो। मैं ऑल ओवर पूरा ट्रीटमेंट बता दिया हूँ, लेकिन जो स्पेशल मिलना चाहता है मिले, नहीं तो इस ट्रीटमेंट को भी करें, क्योंकि मैं थोड़ी सी चेंज करके सही से कि किनको हाइपर क्या लेना है मैं वो बता दिया हूँ।
तो मैं चाहूंगा कि वो रियल आयुर्वेद, क्योंकि मैं रियल आयुर्वेद को प्रमोट करता हूँ कि जो चीजें आप खा रहे हैं वो जाने और उस पर रिजल्ट आपको मिले, तो वो घर पे पहले कर ले, नहीं दिक्कत होगी तो वो बात करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।